theory is complete. Okay, so let's start our class. सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी एंड आई आस्क्ड यू कि मुझे रिमाइंड कराना है आपको नेक्स्ट क्लास में. So if I am having the CuNH34 and 2 plus, yes, who has solved this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Tanvi has solved. Okay, tell बेटा. मैम यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ठीक है. मैम जब ये +2 ऑक्सीडेशन में हाइब्रिडाइज होगा अमोनिया के साथ तो इसका जो 3D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी सारे पेयर अप हो जाएंगे. तो मैम इस तरह इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp3 है, लेकिन मैम एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लानर है. तो मैम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 2 हो सकती है, एक DsP2 हो सकती है और एक sp2d हो सकती है. मैम DsP2 पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि कॉपर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और +2 ही है. अगर वो DsP2 स्टेट शो करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, विच इज नेवर पॉसिबल. और अगर हम sp2d शो करेंगे तो मैम ह्यूगिन्स ने इसमें करेक्शन की थी कि उसके बाद जो d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है वो p में जंप हो जाएगा, जिसके बाद उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बचेगी वो बच जाएगी sp2d. एब्सोल्युटली करेक्ट. फुल मार्क्स. मेरे ख्याल से मैंने ही कराया भी हुआ है आपको ये दूसरे वाले बैच में. कराया तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैंने नहीं कराया तो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, यही कराना है. बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी. कॉपर 2 प्लस का ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज द वन ऑफ द एक्सेप्शन of the valence bond theory. मैं साथ में लिख भी देती हूँ. This is the exception of the valence bond theory. Copper 2 plus 3d9 4s2 था. मैं इसकी एक्चुअली लिख देती हूँ. इतना तो तुम्हें पता ही है कि डायरेक्टली हम कॉपर की लिख दें तो क्या आएगा. 3d10 4s1 कॉपर की लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं. कॉपर 2 प्लस इज अ 3d9. ठीक है. तो अगर आप इसको देखते हो व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो पेयरिंग होना ना होना तो मैटर नहीं करता. जैसे भी लिखोगे 9 इसी तरीके से आएगा. 3d के बाद आ गया 4s एंड 4s के बाद आ गया 4p. अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखा जाए तो इसकी एक हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3. और मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक पोस्टुलेट करवाया भी था कि पहले मॉलिक्यूल होता है, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग डाटा. हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल नहीं बनता. तो बिल्कुल सही है कि इस मॉलिक्यूल को जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये कभी भी था ही नहीं टेट्राहेड्रल. क्या मुझे एक लाइन में ये बोलना चाहिए कि कॉपर 2 प्लस अमोनिया के साथ कभी भी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता ही नहीं है. ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनाता. वो हमेशा कैसी ज्योमेट्री बनाता है, इसके साथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है. तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है तो हमारे पास फिर 2 चांसेस हो गए, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के लिए तो sp2d और dsp2 ये 2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है अगर हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन लेने के लिए d एक खाली चाहिए. तो इसको मान लो मैंने p के हाइब्रिड पहुंचा दिया. ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं. पर आपने कभी सुना है कि कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर 3 प्लस में कन्वर्ट हो? कोई लॉजिक ही नहीं है. ठीक है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता बेसिकली. तो यानी कि अगर तो तुमने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उनकी ऑक्सीडेशन होती है और ये जो कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट है वो बात अलग है, पर रिड्यूसिंग एजेंट तो ये दे ही नहीं रखा, ये गलत है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इससे ये बात 100% ट्रू है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे. तो स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए हमारे पास 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें से हम दूसरी टेक्निक फॉलो करेंगे. 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन में से दूसरी टेक्निक थी sp2d. दिस इज अ sp2d. तो इस तरह से फिर जो आपके 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं
वो यहाँ पे अपने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जब वो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे तो मॉलिक्यूल अपने आप ही स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन का पहली बात तो ये है कि ये वाला मैंने पी क्यों छोड़ा, व्हाई आई हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट डी, जबकि इस वाले पी की लो एनर्जी थी। उसके लिए आप ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री आप खुद से बोल रहे हो कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब होती है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है पहली बात तो प्लेनर, एक स्क्वायर है और उसमें जैसे कॉपर लगा हुआ है यहाँ पे और ये चारों अमोनिया लगे हुए हैं, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और प्लेनर स्ट्रक्चर में जो जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक तो एस होता है, पी स्क्वायर होगा और एक पी वाई होगा। अब एस, पी एक्स और पी वाई ये तीनों ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल हैं। अब एक ऑर्बिटल आपका वो होगा जो ऑन द एक्सिस नहीं है, सॉरी जो इन बिटवीन द एक्सिस नहीं लेना हमें, डी का ऑन द एक्सिस लेना, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रक्चर तो प्लेन के ऊपर ही है। तो कौन सा डी का ऑर्बिटल है जिसमें 4 लॉब होती है और ऑन द एक्सिस होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब आपको कहीं पे इसमें कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो आउट ऑफ प्लेन है? नहीं है। अब पी एक्स और पी वाई एक प्लेन में होते हैं और जो डी है वो उसका परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो डी जेड स्क्वायर भी परपेंडिकुलर प्लेन में है, बाकी भी इन बिटवीन द लॉब्स वाले भी इसके साथ मैच नहीं करते। और इसी तरह से पी जेड भी नहीं मैच करता सिमेट्री में, पी जेड होगा तो वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए डी का हमने सिर्फ लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो इन द ऑन द एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन ही चाहिए था हमें। और दूसरा हमने लिया इसका पी जेड, इसमें से हटा दिया क्योंकि जेड भी अबव द एक्सिस है। तो ये ज्योमेट्री को जस्टिफाई करता है, तो ज्योमेट्री को तो ये जस्टिफाई करता है। पर इस पे लिमिटेशन ये लगी थी कि भाई एक्सपेरिमेंटली ही ऐसा क्यों आ रहा है कि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, इसको एनर्जी के हिसाब से टेट्राहेड्रल बनना चाहिए एनर्जी के हिसाब से, तो फिर ये पी छूटना नहीं चाहिए था। तो इसलिए इसका पेपर में आप मार्क करोगे, sp2d मार्क करोगे, स्क्वायर प्लेनर मार्क करोगे, n इज इक्वल टू 1 मार्क करोगे, पैरामैग्नेटिक मार्क करोगे, उसके बाद म्यू इज इक्वल टू 1.73 bm मार्क करोगे। तो ये सारा डाटा आप उसमें ये मार्क करोगे। चलो, तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स दैट वी हैड डन इन द केस ऑफ कॉपर। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ही एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मान लो तुम्हें पेपर में आ गया NiCl4 2 नेगेटिव, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स दैट यू गॉट इन द एग्जाम। अब देखो कॉम्प्लेक्स ये भी आपका निकल +2 का ही है, ठीक है। पिछले वाला कॉपर 2+ था, ये निकल 2+ का है। अब निकल 3d8 4s2 होता है, तो निकल 2+ हो गया 3d8। तो पहले तो हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर लेते हैं 5 ऑर्बिटल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 3d। दिस इज अ 4s, दिस इज अ 4p। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में दैट वाज ऑब्जर्व टू बी द स्क्वायर प्लानर, बट दिस इज नॉट ऑब्जर्व टू बी। ये रूल ऑफ है, आने भी ये चाहिए, आ भी ये रहे हैं। तो आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी? sp3, and exactly it is sp3 tetrahedral, m is equal to 2, paramagnetic, and mu is equal to 2.848 pm. So this is how you people have to proceed in the case of the NiCl4 2 negative. Third complex is coordination number 4 में NiCN4 2 negative। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, ये जितने भी आज कराए हैं सब इंपॉर्टेंट है। NiCN4 2 नेगेटिव में भी निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ पे एक और चीज मुझे लिखनी चाहिए थी कि Cl नेगेटिव यहाँ पे वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड के केस में कभी भी आपको पेयरिंग नहीं करनी। तो जब भी आपकी पेयरिंग नहीं होती तो आप कॉम्प्लेक्स को क्या लिखते हो? हाई स्पिन। मतलब देयर आर द चांसेस ऑफ द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पर आपने नहीं किया तो कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हियर अगेन निकल 3d8, तो Cn नेगेटिव यहाँ पे हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू टेक प्लेस।
pairing of the electron would take place, so the complex would be the low spin complex you will observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is a 3D. This is 4s. This is 4p. Ground state. So in the excited state, what would happen? जब इसको approach किया, so these two electrons will get paired up. This is a 4s over here. This is a 4p over here. तो ये हो जाएगा DsP2. 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो ये DsP2 हो गया, diamagnetic हो गया. So if this is a diamagnetic, this is clearly understood. Unpaired electron is 0. N का मतलब ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, N का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो डाइपोल मोमेंट जनरेट करते हैं. तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो डायमैग्नेटिक आएगा. और डायमैग्नेटिक क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट 0. ठीक है, तो ये 3 कॉम्प्लेक्स हो गई. ये सारे ही आप मेरे ख्याल से जब किसी ने बच्चे ने अपना बोर्ड एग्जाम दिया होगा या व्हेन यू पीपल आर डूइंग योर प्रिपरेशन, तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में ये जितने भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ये सब पूछे जा चुके हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यही एग्जांपल इतनी बार रिपीट होती है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है. अब एक ये कॉम्प्लेक्स देखो, NiCO4. अब NiCO4 में क्या है बेटे? Nickel is a 3D8 and the 4s2. Now what do you think? Whether there is any strong ligand? Yes, of course there is a strong ligand. This is a carbonyl and this is a strong ligand. ये तो pi acid भी है, मतलब non pair of electron accept भी करता है metal से. इसके पास empty pi star orbital होता है. We'll discuss it when we will do the synergic effect ना. This is a strong ligand. तो भैया strong ligand है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा. पेयरिंग होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. समझ रहे हो इस बात को? आपने 3D8 4s2 है तो देखे क्या होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 3D. This is nickel. This is 4s. This is 4p, but here the 4p is not vacant. जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, कार्बोनिल पे तो भैया कोई चार्ज होता नहीं है. तो कोई चार्ज नहीं होता है तो that means the nickel would be the neutral, है ना. निकल पे भी कोई चार्ज नहीं होगा. तो this is 3D8 4s2 and 4p 0. अब उसने बोला इलेक्ट्रॉन हैज टू पेयर अप. तो इलेक्ट्रॉन आपको सारे पेयर अप करने हैं. देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, रिपल्शंस होती हैं, तो ये एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे इधर उधर. तो यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ पेयर अप होंगे. 3D वाले को तो तुम करोगे ही करोगे, एक्स वालों को भी करना है. ठीक है, यहाँ तक तो B के कंप्लीट हो गए. तो ये S वाले भी इधर शिफ्ट हो जाते हैं. दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p. तो अब आप इसको करोगे हाइब्रिडाइजेशन. sp3 4 कोबाल्ट, नॉट कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनेट. कोबाल्ट नहीं कह देना, कोबाल्ट में O स्मॉल होता है. ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स. sp3 is there, tetrahedral is there, और number of unpaired electron is again 0. Complex is a diamagnetic. ठीक है, n is equal to 0, diamagnetic and low spin. ठीक है, उसकी स्पिन भी लो होनी चाहिए. तो इससे ना तुम्हारे पास एक इन्फ्रेंस निकल के आता है. क्या इन्फ्रेंस निकल के आता है? आप देखो, जब तो वीक लिगेंड था, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती और sp3 आया. स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो गई तो dsp2 आया. तो इससे ना एक नोशन नहीं बना लेना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम पेपर में dsp2 लगा के आएंगे और वीक लिगेंड है तो हम पेपर में sp3 लगा के आएंगे. ये कब वैलिड था? जब निकल पे +2 चार्ज था. अब आप अगले केस में देखो, यहाँ पे भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, फिर भी आंसर क्या आ रहा है sp3. तो आप
को बेसिक पे काम करना है, रटना नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है मैक्सिमम केसेस में, पर अगर आपका मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहां पे sp3 भी आ सकता है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इज इट क्लियर और नॉट? Done, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. These are the 4 examples of the coordination. Number 4 we have done. अच्छा, एक दो एग्जांपल्स और करा देती हूँ, उसके बाद आप MN try to solve these questions and find the answer. Find the answer quickly. I'm stopping here for 1 minute. Try to solve them. You can give a virtual thumbs up. कि मैम done. Yes, done, beta. Okay, who is going to give the answer to the first question? First question का आंसर कौन देगा? अच्छा, इससे तो आपका बहुत वो आ रहा होगा, इससे करके देखना एक बार। अब आप +2 आएगा, पहले तो +4 आ रहा होगा। Yes, ma'am. 3d6 आ गया होगा। साइनाइड क्या माना है आपने? Strong field. Strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं करेगी, कर रही है। करेगी मैम। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके ऐसे रखा होगा, मैं सीधा ही आंसर बना रही हूँ। उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 4p। तो ये बन जाएगा D2sp3। तो D2sp3 बन गया इसमें, और D2sp3 से क्या जगह है? ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6। So number of unpaired electron are 0. Complex is a diamagnetic. उसके बाद octahedral complex, D2sp3 hybridization, जिसको inner D complex भी बोलते हो, और dipole मूवमेंट इसकी 0, और कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा लो स्पिन। तो जो भी इसमें से पूछा हो आप उसमें बता सकते हो, आंसर मैच कर लो अपना। ये वाला क्वेश्चन, Mn is 2+, Mn is 2+, तो क्या हो जाएगा? 3d5। Ca नेगेटिव फिर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग, पर एक्चुअली में पेयरिंग हो तो जाती है इसमें, पर ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, क्योंकि डी को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड पेयर हो जाए। हम अपने कॉन्सेप्ट से इसको बना तो देंगे ऐसे, दिस इज 3d, this is 4s and this is 4p. In the influence of cyanide, these electrons gets paired up and the hybridization is again the case D2sp3. Octahedral Yes, paramagnetic. this is octahedral, but one unpaired electron is still there. So mu is equal to 1.732 and this complex is the what? Low spin.
हाँ पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरास्पिन। कैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? तुम ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मत देखा करो, तुम बस ये देखा करो अगर तुमने वहां पे पेयरिंग करी है तो तुम्हारा 101% लो स्पिन आएगा, अगर तुमने पेयरिंग नहीं करी तो हाई स्पिन है। आप इसको ऐसे देखो ना कि अगर तुम पेयरिंग नहीं करते तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, तो दैट वाज हाई स्पिन D5 कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ Yes, पेयरिंग से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो दिस इज लो स्पिन। बहुत सिंपल और सीधा सा फंडा है, अगर पेयरिंग करी है तो लो स्पिन, चाहे लो स्पिन करने से अनपेयर्ड भी आ जाए पर तब भी ये लो स्पिन ही है, और अगर आपने पेयरिंग नहीं करी है तो वो हाई स्पिन, चाहे उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर? yes मैम। उसके बाद है टाइटेनियम। टाइटेनियम के केस में टाइटेनियम इज +2, नो पेयरिंग। स्कैंडियम टाइटेनियम तो ये होता है 3D2। हाँ तो अब 3D2 1 2 3 4। अच्छा इसमें पेयरिंग क्यों नहीं करनी तुम लोगों को? मैम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और हंड्स रूल वायलेट हो जाएगा ऐसे। हाँ बिल्कुल, पहला कारण तो बिल्कुल सही है कि पानी है और वाटर एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग होती नहीं। तो अगर ये टाइटेनियम का क्वेश्चन मैं साइनाइड के साथ भी दे देती ना, तो साइनाइड के केस में भी आपकी पेयरिंग नहीं होनी थी। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ओके ओके। ठीक है, तो उसमें भी पेयरिंग नहीं होनी थी क्योंकि 1 2 3 में कुछ पेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि हंड्स रूल वायलेट होता है। 4 में भी पेयरिंग वैसे करनी है जैसे आपका नॉर्मल पी में तुम लोग करते हो। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड? मैम D3sp3। मैम D2sp3। गलती, फिर वही गलती। व्हाई यू पीपल आर, हाँ D2sp, व्हाई यू पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। जब भी ऑक्टाहेड्रल होगा तो भैया 2 ही चीजें हो सकती है। देखो जब तक तुम पॉस्टुलेट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं आएगा। जब आपका ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 ही होता है या sp3 होता है। 3 खाली देके 3 थोड़ा ये ले लोगे। तो इट्स आंसर इज D2sp3। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, D3sp2 तो इतना गलत ऑप्शन है कि वो तो ऑप्शन में भी नहीं होता। तो इसको एक खाली पड़ा रहने दो। बच्चे मुझे पूछते हैं ये खाली क्या करेगा? कुछ नहीं, होल है, डिफेक्ट है, डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो वो ऐसी चीज है पर उसका कोई लेना देना नहीं है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री इसके हिसाब से बन रही है। 2 बातें 3 बातें मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई एम नॉट गेटिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सबसे पहली बात, वह यहाँ पे वाटर स्ट्रॉन्ग लीगर नहीं था, वीक था, तो भी पेयरिंग नहीं करनी। पर यहाँ पे साइनाइड होता तब भी हम पेयरिंग ना करते। उसके पीछे रीजन क्या था? हंड्स रूल वायलेट होता है। तो पहले 1 2 3 में कभी भी पेयरिंग नहीं होती। दूसरी बात, अगर आपके पास डी चाहे आपको पीछे से 3 भी खाली मिल रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। इसके अलावा कोई और हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल में नहीं बना सकते। तो इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी आपको। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल यू पीपल कैन ट्राई एट होम। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिमिटेशन थ्योरी में सबसे पहली लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस में जो हमने रूल, मतलब जो मैंने 7 8 पोस्टुलेट लिखे हैं उनके बेस से जो भी आप लोगों ने अप्लाई किया, आप एक बात याद रखो कि सबसे पहले ऑब्जर्व्ड डाइपोल मूवमेंट आती है, उसके हिसाब से हमने काम कर लिया। तो जो डाइपोल मूवमेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डाइपोल मूवमेंट और एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट में अभी भी फर्क है। ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ द डाइपोल मूवमेंट for some complexes
डू नॉट एग्री विथ, इसको मुझे लिखना चाहिए कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ dipole moment for some complexes do not agree with the dipole moment values calculated on the basis of his theory. Dipole moment values calculated on the basis of this theory. इन शॉर्ट में कि म्यू ऑब्जर्व्ड जो था एक्चुअल वाला, ऑब्जर्व्ड लिख लो या एक्चुअल लिख लो, दैट डजंट एग्री विद म्यू कैलकुलेटेड, हमेशा नहीं, फॉर सम कॉम्प्लेक्सेस होगा. सेकेंड पॉइंट, द color of the transition metal complexes. The color of the transition metal complexes cannot be explained by using this theory. इस थ्योरी को एक्सप्लेन करके हम कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कॉम्प्लेक्स का. देखो कलर के पीछे बहुत सीधी सी बात होती है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब कलर आएगा. विजिबल लाइट रीजन में जब लाइट वापस आएगी. अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या हो गई थी, अब 3D से 4s और 4p पे जाने के लिए रूम टेम्परेचर पे ट्रांजिशन नहीं हो सकती. रूम टेम्परेचर पे ट्रांजिशन नहीं हो सकती तो कलर कैसे आएगा. अब 3D से 4s की जो जर्नी है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिले, कलर कैसे आए, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. अब ये जो डी वाला ट्रांजिशन वाला फंडा है ये तो बाद में आया ना CFT में, इसलिए कलर नहीं एक्सप्लेन कर पाया. थर्ड, द स्पेक्ट्रा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द स्पेक्ट्रा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, स्पेक्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से रिलेटेड है, कहाँ कलर आता है, कैसे क्या होता है, कितनी लाइट एब्सॉर्ब करी, वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए. तो द स्पेक्ट्रा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस could not be explained by VBT. फोर्थ पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज VBT ने हमें कभी नहीं बताया कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड वीक है. VBT couldn't predict the nature of the ligand. Whether it is strong or weak. फिफ्थ पॉइंट, VBT ने ये भी नहीं बताया कई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उनके केस में भी पेयरिंग नहीं हो रही, कई वीक है उनके केस में भी नहीं हो रही. तो VBT couldn't explain why some compounds are high spin and some are low spin. ठीक है, बाकी हो गया आपका VBT couldn't explain geometry of the sum of the complexes, जिसकी एक एग्जाम्पल लिखी थी. कॉम्प्लेक्सेस फॉर एग्जाम्पल कॉपर वाला, ऐसे और भी कई कॉम्प्लेक्स हैं, और भी इसके कई हैं, पर वो आपके कोर्स से आउट है VBT के फेलियर ना. कई फैक्ट्स और भी हैं, आप वट एवर इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स वो इतना ही है. ये 6 पॉइंट ही आप बता सकते हो कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए.
तो भाई क्या करें फिर, देयर इज अ नीड। अब मैं वैसे एक इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछना बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेटल और लिगेंड की बीच में कौन सी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, किस टाइप का बॉन्ड माना था। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिली सा क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री आती है, बाकी नए जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल है। अगर हमने कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन की बात कर दी पूरी केमिस्ट्री में, तो हाइब्रिडाइजेशन जिंदगी में याद रखना सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स की होती है। कोवलेंट कंपाउंड ही डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बात कही थी कोवलेंट बॉन्ड की बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। कई बुक्स ऐसे भी लिखती है कि कुछ लिगेंड्स के लिए इसने कोवलेंट बोला था, कुछ के लिए इसने आयनिक बोला था, पर हम अपना वही लेके चलेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करता है बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। तो ये भी इसका एक फेलियर बना था कि कई बार इंटरेक्शंस बदल गई थी। तो ये कुछ इसके 6 पॉइंट्स थे, याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है। अब है नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो रिगार्डिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो क्रिस्टल क्रिस्टल वर्ड है ना वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड से आया, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनका आयनिक कंपाउंड्स, रेगुलर पैटर्न होता है, जिसमें रेगुलर पैटर्न होता है जो क्या होता है, आइटम, रेगुलर पैटर्न होता है जो आइटम्स जुड़े होते हैं। हाँ रेगुलर ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, बिल्कुल ऑर्डर्ड पैटर्न होता है, सही कह रहे हो। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स से क्रिस्टल वर्ड आया। क्रिस्टलाइन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें फोर्सेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसका नाम ही काफी एक्सप्लेनेटरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल्स पे अप्लाइड ऑन ionic crystals for first time। ठीक है, सबसे पहले किस पे अप्लाई हुई थी, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड कहते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। इट कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन मेटल ligands is ionic। पिछली वाली थ्योरी क्या कहती है वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, पता है कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तभी तो हाइब्रिडाइजेशन हुई। इट कंसिडर द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इज आयनिक एंड द फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर तो आपका जो मेटल है पॉजिटिवली चार्ज है और लिगेंड नेगेटिव है, तो वो तो आयनिक बॉन्ड ही है। अगर तुम्हारा जो मेटल है और जो लीगेंड है, मेटल पॉजिटिव चार्ज है और लीगेंड न्यूट्रल है, तो इसके पास लॉन पेयर तो होंगे ही, तो इसे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस बोलेंगे। बाकी वो केस बहुत रेयर है जिसमें मेटल जीरो है, न्यूट्रल है। तो मेटल जीरो है, लीगेंड न्यूट्रल है, तो भी डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। तो मतलब या तो आयनिक बॉन्ड होगा या तो कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, आयन आयन इंटरेक्शंस, या होंगी आयन डाइपोल या डाइपोल, और आयन या डाइपोल डाइपोल, मतलब है बेसिकली यही, ये दो मेन है, आयन आयन डाइपोल। अब देखो इंटरेक्शन तो समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो मेटल और लिगेंड, इनमें फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसके बाद लिगेंड एंड लिगेंड
इनमें फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मेटल डी इलेक्ट्रॉन एंड द लीगेंड इलेक्ट्रॉन, इनमें भी फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये तीन तरह की फोर्स फिर हो गई। ये वाली हम थोड़ी बहुत इग्नोर भी करते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली इग्नोर, स्लाइटली। वैसे तो अगर रिपेल करते हैं तभी तो परफेक्ट स्ट्रक्चर में आते हैं, तो आप उनको स्लाइटली इग्नोर लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले ये जो मैटर है ये था, इसके 5 ऑर्बिटल्स से डीजनरेट, 5 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, जैसा कि तुम अभी तक वीबीटी में लिख के आए हो, मतलब इनके 5 के 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं। ये कब था, जब लीगेंड इसको दूर से अप्रोच कर रहा था। जब हमारे घर में 1 2 3 6 मेहमान आ रहे हैं और दूर हैं, तो तुम थोड़ा बता सकते हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन उनसे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो दूर है। तो जो सबसे पहले फेज पे फोर्सेस स्टार्ट होती है ना, वो फोर्सेस स्टार्ट होती हैं अट्रैक्शन। तो ये है अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड। मेटल एंड लिगेंड अट्रैक्शन है तो बहुत सीरियस सी बात है, अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होएगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबलाइज होएगा। पर जब लिगेंड मेटल के बहुत क्लोज आते हैं, तो आप इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि लिगेंड आपस में भी रिपेल करेंगे और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भी लिगेंड को रिपेल करेंगे, ठीक है। then yellow when ligands arrange around the metal, arrange around the metal, ये कब है, जब लिगेंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है मेटल को, अभी दूर है। ये अरेंज अराउंड द मेटल मतलब ऑक्टाहेड्रल आ गया या टेट्राहेड्रल आ गया, तो then starts repulsion between the metal and the ligand electrons। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गई, रिपल्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, रिपल्शन स्टार्ट हो गई दोबारा से। अब रिपल्शन स्टार्ट होगी तो एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि all the 5 orbitals of metal are not equivalent, all the 5 orbitals of metal are not equal। मेटल के 5 के 5 ऑर्बिटल ना सेम नहीं होते, इक्वलेंट नहीं होते। उसके पीछे कारण क्या है बेटा, मेटल के 5 ऑर्बिटल इक्वलेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके शेप अलग अलग है। देखो ये जो 3 ऑर्बिटल है ना, DXY, DYZ और DZX, इनको सिमेट्री के हिसाब से T2G बोला जाता है, सिमेट्री के हिसाब से इनका नेम होता है। और ये जो 3 ऑर्बिटल है ना मेटल के, ये 3 ऑर्बिटल मेटल के, इनकी 4 लॉब हैं इन बिटवीन द एक्सिस। अब तो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो बहुत ढंग से, तुम्हें आता है। इस तरह है इनकी लॉब्स, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के ऊपर नहीं है, ऑपोजिट लॉब पे यहाँ पे सेम साइन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास मेटल के डी ऑर्बिटल हैं 3, बिल्कुल सेम है, बस एक्सिस चेंज करनी है, एक बार एक को एक्स दूसरे को वाई, फिर वाई जेड, फिर इस तरीके से, ठीक है। बाकी के जो 2 ऑर्बिटल है ना मेटल्स के, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये होती हैं, इनको सिमेट्री से ईजी कहते हैं। और इनकी जो लॉब्स होती है ना, ये अलोंग द एक्सिस है। देखो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और दूसरा भी डी जेड स्क्वायर, इनकी भी जो लॉब है वो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं।
सॉरी अलोंग द एक्सिस होती हैं। तो अब होगा क्या कि जब मेटल का लीगेंड अप्रोच करता है, अब लीगेंड तो एक्सिस के ऊपर ही है, ऑक्टाहेड्रल ऑन द एक्सिस ही होता है, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। देखो कैसे, ऐसे ये आ गया आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। जब आपका लीगेंड मेटल के अराउंड आके लग गया, तो मैं इन बिटवीन वाले की एक ही बनाऊंगी एग्जांपल, क्योंकि नहीं तो क्राउडीनेस हो जाएगी। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस है बेचारे, ऐसे, ठीक है, वो तो दूर है इनसे। अब कुछ और ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, जैसे जेड वाला तो ऐसे है, ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स वाई है, येलो कलर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई तो बीच वाला है, ये एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या जेड एक्स हो सकते हैं। तो आप बताओ कौन से ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे इलेक्ट्रॉन? जो इन ऑर्बिटल्स में है, जो अलोंग द एक्सिस है ना, यस मैम। और जो ऑन द एक्सिस है वो वाले ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो क्या होगा कि रिपल्शन अगर अलग अलग है तो उनकी एनर्जी अलग अलग स्प्लिट हो जाएगी, और ये जो एनर्जी की स्प्लिटिंग है इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। कार्टून शिफ्ट, Yes, ma'am. the splitting of 5 d orbitals of metal, the splitting of degeneracy कर देते हैं, the splitting of degeneracy of 5 d orbitals of metal due to unequal magnitude of repulsions experienced by electrons वाला लंबा हो जाएगा, due to unequal magnitude of the repulsion experienced by metal electrons by the ligands into the two sets T2G, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट का मतलब होता है कि अभी भी इसमें तीन की एनर्जी सेम है, dxy, dyz and dzx, and doubly degenerate and eg, जिसको हम क्या बोलते हैं, doubly degenerate is called crystal field splitting। इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। मतलब डीजनरेसी स्प्लिट अप हो गई, पहले ही वो सब सेम एनर्जी के थे, अब वो सेम एनर्जी के नहीं है, अब वो अलग अलग एनर्जी के हो गए। तो इसको पिछली स्लाइड करो। ओके डन। अब देखिए, आप लाइन लगा लो, सर्कल लगा लो, आपकी मर्जी है। ये है फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन की अभी इसको लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया, और इसके 5 के 5 ऑर्बिटल क्या है, डीजनरेट। अब हमने देखो, वैसे तो आपके पास लिगेंड जो आते हैं वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आते हैं,
पर दूर से थोड़ा ना ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। दूर से तो सभी एक जैसे लगते हैं जब तक हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अरेंज नहीं किया। तो सबसे पहले आता है ये हाइपोथेटिकल स्टेट है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल सफेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। सफियर का क्या मतलब है? हाइपोथेटिकल सफेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड का मतलब है कि सारे के सारे लिगेंड बराबर अमाउंट में रिपेल हो रहे हैं, जबकि एक्चुअली में जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, सारे सेम उसमें रिपेल नहीं होते। तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। इसने कहा है कि हमने अगर मान लिया कि सारे थोड़ा सा दूर हैं और सभी को बराबर रिपल्शन फेस हो रहा है मेटल से, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई थोड़ा सा अप हो जाएगी। पर एक्चुअली में हाइपोथेटिकल है, ये होता नहीं है ऐसा। और उसके बाद ये है तुम्हारा बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो 3 ऑर्बिटल थे इनको कम रिपल्शन फेस होता है ना, T2G वाले। ये कौन कौन से हैं मैं बार बार लिखती हूँ, DXY, DYZ एंड DZS। ये ट्रिपली डीजनरेट लो एनर्जी से हो जाते हैं। ये जो आपका बेरी सेंटर है ना, इससे नीचे गिर गए, और बाकी के जो ऑर्बिटल हैं 2, ये बेरी सेंटर से ऊपर उठ गए। इनका नाम क्या है? EG। और इनकी कौन सी एग्जांपल है? DX² - Y² एंड DZ²। ये थोड़ा सा हाई एनर्जी के हुए। इसके पीछे रीजन क्या है? What is the reason behind that? Reason behind that is very simple कि इनको ज्यादा रिपल्शन हो रही थी, इसलिए भी ज्यादा रिपल्शन से एनर्जी बढ़ गई, ऊपर चले गए। जिनको कम रिपल्शन हो रही थी, सिस्टम में बैलेंस तो नहीं है, अगर आधा सिस्टम अप जा रहा है तो आधा लो जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये आधा नहीं है, ये आधा ही है। आप देखो इसको तुम 3, 2 को 2.5 थोड़ा कर सकते हो, 2.5 थोड़ा कर सकते हो, आधा ऑर्बिटल काट थोड़ा दोगे। अब 3 ऑर्बिटल उसके कंपैरिजन में 2/5 से डाउन आएंगे, किसके ऊपर से 2 है ना, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये? आपको कैसे करना है ना, यस। T2G कितने हैं? 3 के अपोजिट कितना है? 2। अरे यस और नो? यस मैम। तो 3 के अगर तो होते ये बराबर बराबर अमाउंट वाले, तो 2.5 उसको दे देते, 2.5 इसको दे देते, नीचे वाला -2.5 हो जाता, ऊपर वाला +2.5 हो जाता। पर ये 2 तो नहीं है ना, ये कितने हैं? 5 हैं। तो अगर ये आपके 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल डाउन हो रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये -2/5 से डाउन होंगे। ये 2 ऑर्बिटल अप हो रहे हैं, तो इस ऑपोजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये +3/5 से अप होंगे। यहाँ पे आ जाएगा +0.6 डेल्टा नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा -0.4 डेल्टा। तो ये जो एक्चुअली में बेरी सेंटर से लेके यहाँ तक की एनर्जी है, ये डेल्टा नॉट है। डेल्टा नॉट को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जितने से वो स्प्लिटिंग हुई है। दिस इज अ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे वो बेरी सेंटर के कंपैरिजन पर इलेक्ट्रॉन 0.4 से स्टेबलाइज होंगे तो माइनस में आएंगे, और जितने भी ऊपर जा रहे हैं वो +0.6 के अकॉर्डिंग डिस्टेबलाइज होंगे उतने से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू डू। ये है इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड, इन द ऑक्टाहेड्रल। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ। एक और यूनिट होता है डेल्टा नॉट की जगह पे, जिसको DQ बोलते हैं। वैसे तो आपके बुक में नहीं दिए हुए बहुत ज्यादा, पर इसकी कैलकुलेशन, और डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ के बराबर आ जाता है, इन केस आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पेज को देखते हैं, मैं आपको टेट्राहेड्रल बना के फिर इसकी क्वेश्चंस पे आती हूँ। डन मैम। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in the tetrahedral complexes। अब देखो होता क्या है इसमें।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कैसी स्ट्रक्चर है, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो टेट्राहेड्रल ऐसे होती है, वो भी कॉपी पे बनाने में ऐसे है, एक्चुअली में तो तुम्हें पता है कैसे। तो एक भी ऐसे है, एक भी ऐसे है, तो 2 इन ऑन द प्लेन है एंड 2 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन है। अब क्या होता है, अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो ये रहा तुम्हारा मेटल और ये रहे तुम्हारे 4 लिगेंड। अब तुम एक बात को देखो कि ये तो तुमने जो बनाया है ना, ये तो बनाया तुमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्चुअली में होती हैं आपकी एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये तुम्हारी एक्स वाई जेड है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लीगेंड होता है एक्सिस के ऊपर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो स्ट्रक्चर है is not symmetrical structure. Here, ligands are not present or coordinate axis, are not present on axis. And no ligand, अगर एक्सिस के ऊपर ही नहीं है तो कोई भी ligand मेटल को डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं करता। No ligand approach metal directly, unlike octahedral. Unlike octahedral, octahedral में कैसे होता था, लीगेंड के बिल्कुल सामने आ जाता था। अब देखो मैं इसको बना के दिखाती हूँ। मेटल के जो ऑर्बिटल तो हैं एक्सिस के ऊपर, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं एक्सिस के ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एक्सिस के ऊपर, और डी जेड स्क्वायर एक्सिस के ऊपर। और मेटल के कौन से ऑर्बिटल हैं एक्सिस के इन बिटवीन? dxy dyz dzx। कोई डायरेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी डायरेक्टली फेस नहीं करता। अब क्या होता है ना हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल स्प्लिटिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in the टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है जिसको डेल्टा टी कहते हैं, इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड्स का भी और इसका भी, कॉम्पिटिटिव का भी। लेस देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि डेल्टा टी जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होता है वो हमेशा लेस देन होती है ऑक्टाहेड्रल से। अब इसका कारण क्या है? वाई। ठीक है, देखा ये गया है कि 4/9 टाइम्स कम होती है। इसका रीजन ये है, नंबर ऑफ लीगेंड्स भी तो कम है ना, तो रिपल्शन कर रहे हैं जो स्प्लिट हो रहे हैं। नंबर ऑफ द लीगेंड्स इन द टेट्राहेड्रल इज 4 and in the octahedral is 6. This decreases the splitting by कितने फैक्टर से कम हो गई? This decreases the splitting in tetrahedral by 4/6। कितना होता है भाई? 2/3। 2/3 से ये कम हो गई। सेकेंड, no ligand approach any orbital of metal directly। पिछले में तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले थोड़े से डायरेक्ट आ जाते थे। नो लिगेंड अप्रोच एनी मेटल ऑर्बिटल डायरेक्टली, which further decreases metal directly in tetrahedral, which further decreases the delta t by 2/3। तो 2/3 से और कम होगी। और देखने में क्या आया कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 डेल्टा नॉट, 4/9 टाइम्स कम होती है।
इससे आप जब भी आपके पास पेपर में ऑक्टाहेड्रल का आंसर दिया तो आप 4/9 टाइम्स का डिक्रीज कर दो, 4/9 कम आएगा ना, फैक्टर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका डेल्टा टी निकल जाएगा। या डेल्टा नॉट मैम नेक्स्ट निकालना है तो स्लाइड 9/4 टाइम्स कर दो, डेल्टा टी आंसर आ जाएगा। So I am stopping here for one. Done? यस डन। ठीक है, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से 4/9 टाइम्स होती है। For this reason, tetrahedral complexes are always high spin. Important point है, are always high spin, irrespective of the nature of the ligand. Irrespective of नेचर ऑफ लिगेंड, क्योंकि उनमें स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम, ये डेल्टा जी गैप कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से ऊपर चला जाएगा। ये सारी एग्जांपल्स आएंगी, वी विल डिस्कस, अभी तो मैं थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दे रही हूँ। फॉर दिस रीजन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, अनलाइक क्या बेटा, अनलाइक ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग भी देखना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बना देती हूँ। अभी भी मेटल के पहले 5 ऑर्बिटल थे, जब आपका ये फ्री मेटल आयन था तो ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स क्या थे, डीजेनरेट थे। अब उसके बाद हाइपोथेटिकल फील्ड ऑफ लिगेंड में क्या हो गया, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई, हाइपोथेटिकल spherical field of ligand, field of ligand। उसके बाद क्या हो गया, हाँ अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, पिछले वाले अनलाइक ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे जो along the axis है ना, along the axis वाले से ज्यादा in between the axis वाले इसके पास हैं ligand। यहाँ से आपको थ्योरेटिकली पता, डायग्राम से पता लगे ना लगे, या आप इसको ऐसा भी देख सकते हो कि जब इन बिटवीन द एक्सिस आपका लीगेंड है और इन बिटवीन द एक्सिस वाले ही फिर पास होंगे ना, अलोंग द एक्सिस तो लीगेंड है ही नहीं है, तो लीगेंड के पास कौन से हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं, वो ज्यादा क्लोज होते हैं। तो इस बार पैटर्न उल्टा होगा। पहले हम क्या करते थे, हमारे dx² - y² और dz² ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे थे, अब की बार ये लो एनर्जी के हो जाएंगे, dx² - y² एंड dz² नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे dxy dyz एंड dzx ऊपर चला जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are at the loss of center of symmetry, so the subscript symmetry so the subscript G is dropped, G हम तब लगाते थे जब ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर
है ना, ये देखो सिमेट्रिक को बोलते हैं, मैं इधर जाऊं ये आएगा, इधर जाऊं अपोजिट ये आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ पर नीचे हर जगह से सेम है, ये सिमेट्रिक है। में देखो यहाँ जाएंगे इसके ऑपोजिट कुछ नहीं है, यहाँ जाएंगे इसके ऑपोजिट कुछ नहीं है, इसके ऑपोजिट कुछ नहीं है, इसके ऑपोजिट कुछ नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिकल है। तो टेट्राहेड्रल को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी है जितनी ऑक्टाहेड्रल, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे ई है और इसका नाम यहाँ पे T2 है। बाकी बेरी सेंटर वैसे ही लगाएंगे और जो इसका डाटा था बिल्कुल सेम वैसे ही जाएगा। ये 2 है तो ये 3 के कंपैरिजन में डाउन हो जाएगा, पर यहाँ पे अब T आएगा, 2.6 डेल्टा T हो जाएगा। ये 3 है तो 2 के कंपैरिजन में ऊपर चला जाएगा, तो ये +2/5 डेल्टा T हो जाएगा, यानी कि +0.4 डेल्टा T। ठीक है, ये -0.6 डेल्टा T। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल में नीचे किसको बनाना है, ऊपर किसको बनाना है, बाकी किसकी स्प्लिटिंग कितनी कम है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, चलो मैं आगे एग्जांपल स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे पिछली क्लास में वीबीटी का स्टार्ट किया था, यू विल practice them at home, then the next class would be the last class of the coordination। नेक्स्ट क्लास में जितना भी बचता है इसका आइसोमेरिज्म, इसकी तो थोड़ी सी एग्जांपल ही होगी, कुछ हम अब कर लेंगे, और आइसोमेरिज्म थोड़े बहुत इफेक्ट्स बता के एक आधा कुछ छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। अच्छा चलो, अब जैसे तुम पहले क्या बोलते थे, तुम लिखते थे ऐसे। अब आजकल जो फेमस क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर ऐसे डालता है कि इसकी CFT के बेस पे कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ है +2। अब ये 3D1 है, तो मैंने तुम्हें इसका निकाल के बता दिया। अब आगे मैं जितनी भी एग्जांपल करवाऊंगी ना, मैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखूंगी, तो मैं पेपर में खुद ढूंढना है कि ये D1 है, इसको मैं क्या बोलूंगी, D1 केस। ठीक है, अब D1 कैसे आया वो VBT में तुमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया। अब D1 केस में देखो पहले 5 ऐसे थे, तो ये तो VBT की कहानी है, ये तो अब भूल जाओ, तुमने भूलना नहीं है क्योंकि पेपर में VBT भी आ सकता है भाई। तो हाइपोथेटिकल वाली स्टेट नहीं बनानी, ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे T2G बना दो, यहाँ पे EG बना दो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, हर्ट्ज रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, गाउस प्रिंसिपल होगा, पॉलीज होगा, एवरीथिंग वुड बी देयर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G1 एंड द EG0। तो अगर T2G1 और EG0 होता है तो CFSC क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -0.4। देखो ये कितने वाले फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा था, -0.4 डेल्टा नॉट, और ये कितने वाले फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा था, +0.6 डेल्टा। तो इसका आंसर -0.4 डेल्टा नॉट आ गया। हो सकता है कि तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो तुम ये लिख देना, हो सकता है कि तुम्हें कलर पूछे। कलर के लिए जिंदगी में 2 बातें याद रखो, पहली कंडीशन तो उसमें होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कलर को किसने एक्सप्लेन किया, कलर को एक्सप्लेन किया डी ट्रांजिशन ने। अब इसको दूर जाना ही नहीं है, डी ट्रांजिशन। अब डी ही 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो उसके लिए फिर टेम्परेचर पे ही एक्साइटेशन हो सकती है, उसमें 3D को 4s और 4p में थोड़ा पहुंचाना है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा डेल्टा लो होना चाहिए। तो डेल्टा लो कब होता है, वीक लिगेंड में, तब आपका कलर आता है। बाकी हर्ट्ज रूल नहीं वायलेट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है वो सारी बातें करते रहेंगे। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और वीक लिगेंड भी है। वाटर कैसा है, वीक लिगेंड। तो वो इसने बताया था इस थ्योरी ने कि कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक है। अगली क्लास में मैं इसकी सीरीज दिखा दूंगी। वाटर इज अ वीक लिगेंड, तो डेल्टा नॉट लो होता है, तो डेल्टा नॉट लो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, कलर्ड आएगा। अब कोई पूछे स्कैंडियम +3 कलर्ड क्यों नहीं होता, स्कैंडियम +3 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया, तो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो वो कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं रेड मार्क कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है CFSC निकालो, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कलर है या नहीं, चौथा क्वेश्चन इस भाई का पूछा जा सकता है कि ये कलरलेस है या नहीं। आजकल एग्जामिनर और स्मार्ट हो गया। अरे एक पूरा लिखने दे भाई, आती हूँ। क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैम कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा दिखाती हूँ, 1 मिनट, एक लाइन रहेगी फिर बताती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा 0.4 और डेल्टा नॉट आ गया, ठीक है, तुमने एग्जामिनर ने ऐसे बोल दिया, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड कहानी वो हो जाएगी ना, फिर आधी बातें रह जाएंगी, ये लिख लो पूरा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना।
क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है ना। अगर एग्जामिनर बोलता है कि डेल्टा नॉट को 1200 पर सेंटीमीटर ले लो, तो भाई एग्जामिनर महान है, उसकी बात माननी नहीं है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, तो एच सी 1 बाई लेमडा न्यू बार होता है, ठीक है। और एच सी न्यू बार ई के बराबर आ गया, तो ई बाई एच सी क्या आ गया, न्यू बार। और न्यू बार का यूनिट क्या होता है, पर सेंटीमीटर। मतलब ये वेव नंबर की फॉर्म में उसने दी हुई है एनर्जी पर सेंटीमीटर। तो पेपर में ये मत सोचने लग जाना कि ये एनर्जी तो जूल में होनी चाहिए, तो ये वेव नंबर की फॉर्म में उसने दी हुई थी। तो अगर ये उसने दे दी तो एनर्जी कैसे निकाल लोगे, -0.4 डेल्टा नॉट की वैल्यू 1200 पर सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 12 4 का 48 0, तो पर सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे 12,000 होती है, चलो जो भी मैंने एग्जांपल ली मैंने उससे कर दिया। माइनस माइनस का मतलब बस ये है कि स्टेबलाइज हो रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और मान लो उसने तुम्हें कह दिया कि इसको जूल में निकाल लो, तो न्यू बार को जूल में कैसे निकालते हैं, ई को तुम एच सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो न्यू बार में होगा पर सेंटीमीटर में, तो ये सारा आंसर जो एक्स आएगा किसमें आ जाएगा, जूल। तो आप देखो आप क्या करो। तो ये इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। मैम सारी बेटा मैम समझा दो। तुम कह रहे हो शायद समझ आ गया है ना, यही कह रहे हो ना। मैं अगर मैम कि इसको समझा दो मैम, हाइब्रिडाइजेशन और अब ना तुम लोग, मैं अब क्या बोलूं। अरे आयनिक कंपाउंड में भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी कहाँ से आ गई। जब ये कंपाउंड ही आयनिक है, क्रिस्टल फील्ड आयनिक बोलती है, तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से समझा दूं मैं तुम्हें। आयनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इसमें सिर्फ स्प्लिटिंग होती है। मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा देती हूँ, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन का नाम नहीं लेना, कंपाउंड नाराज हो जाएगा भाई, रो देगा, ठीक है। स्कैंडियम H2O 6 2+ तुम्हें पेपर में आया कि CFT से सॉल्व करो, तो सबसे पहले तो तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद वाटर को चेक करोगे, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड तो गैप कम कर देता है, ये जो T2G और EG का गैप है, ठीक है। तो अगर ये गैप कम कर देता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग सकता है, जब इसे रूम टेम्परेचर पे ही एनर्जी मिलती है। हमने बताना नहीं है, हमने पहले नीचे ही बैठाना है। तो पहले ये D1 लिखते थे VBT के अकॉर्डिंग, पर अब तो हम एडवांस हो गए हैं, अब हम इसे T2G1 और EG0 लिखेंगे। इसमें क्लियर। मैम इसको बैक साइड शिफ्ट करना। हाँ करती हूँ, लो पकड़ो तुम। तो ये T2G1 और EG0 हो जाएगा। अब बेटा CFSE जो एक भी इलेक्ट्रॉन T2G में जाता है ना, उसमें -0.4 डेल्टा नोट होता है। अब कलर अगर पूछे कि कलर है या नहीं, तो कलर के लिए पहली कंडीशन तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा DD ट्रांजिशन होनी चाहिए। और DD ट्रांजिशन तब होती है जब गैप कम होता है। गैप कब कम होता है, जब आपका डेल्टा नॉट लो होता है। डेल्टा नॉट कब लो होता है, जब आपका वीक लिगेंड होता है, तो वो है। तो इसलिए ये कलर्ड कंपाउंड है। अगर स्कैंडियम प्लस भी पूछे तो वो D0 है, तो उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए वो कलरलेस होगा। आगे मैंने बोला था कि अगर इसकी एनर्जी को डेल्टा नॉट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, तो पर सेंटीमीटर यूनिट होता है वेव नंबर का। अगर उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो HC से मल्टीप्लाई करके करें। अब बताओ तुम लोग क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। अभी कोई पे तुम स्ट्रक कर, अभी तो होंगे इसके एग्जाम्पल होंगे साथ में। ये तो मैंने थ्योरेटिकली कवर अप किया, हो सकता है सेकंड लेक्चर एक लेक्चर में और नहीं, तो उससे अगला भी थोड़ा सा लग जाए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। तो मैं एक बार इसकी सारी पिक्चर्स दिखा देती हूँ, रुको। इम्पोर्टेंट है थियरी, आजकल ज्यादा क्वेश्चन CFT से आ रहा है। लो पहली स्लाइड है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात मत करना, तुम्हारे सारे कॉम्प्लेक्स रो देंगे, CFT रो देगी। अरे भाई हाइब्रिडाइजेशन की बात VBT में करनी है, यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्शन का गेम है। नोट्स पढ़ते हो तो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया करो। तो देखो आगे, क्लियर है।